नमस्कार, राज्यसभा टीवी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश ने पूरी शान और शौकत के साथ मनाया 64वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों में लहराया तिरंगा। राजपथ पर दिखी भारत की सामरिक क्षमता। अग्नि 5 और अवाक्स के साथ आधुनिक विमानों और विमान वाहक पोत का प्रदर्शन। तमाम क्षेत्रों के 108 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार। 4 को मिला पद्म विभूषण, 24 महिलाएं भी शामिल। जयपुर में दिए बयान पर लेखक आशीष नंदी ने दी सफाई। कहा, पिछड़े और दलितों के समर्थन में कही भ्रष्टाचार की बात। और मिस्र में 21 लोगों को फांसी की सजा के खिलाफ पोर्ट सईद में हिंसक झड़पें। अफरा तफरी में गई 11 की जान। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की रौनक छाई रही। सबसे पहले बात राष्ट्रीय पर्व के अलग अलग नजारों की। देश आज 64वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर राजपथ पर देश की संस्कृति, परंपरा और सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिला। राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तिरंगा फहराकर समारोह की शुरुआत की। 21 तोपों की सलामी और फिर राष्ट्रगान के बाद हुई परेड की शुरुआत। इस मौके पर मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नांग्येन वांगचुक भी सलामी मंच पर मौजूद थे। सबसे पहले सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने राजपथ पर आसमान में उड़ान भरी। एक हेलीकॉप्टर पर तिरंगा और बाकी 3 पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के झंडे लहरा रहे थे। दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा ने सैन्य और पुलिस दस्तों की परेड का नेतृत्व किया। गणतंत्र दिवस परेड के बैंड की धुनों पर कदम ताल करते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों ने भी परेड में हिस्सा लिया। इसके बाद छात्रों ने मनमोहक नृत्य पेश किए। सैन्य सेवा कॉर्प्स की टॉर्नेडो टीम ने मोटरसाइकिल पर कई तरह के पिरामिड बनाकर और करतब दिखाकर लोगों में जोश भर दिया। ऐसी स्पेशल राजपथ पर विशालतम मानव पिरामिड, 9 मोटरसाइकिलों पर सवार 37 जवान। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री ए के एंटनी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी,
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, आला अधिकारी, विदेशी राजनयिक और बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस पर आज दुनिया ने राजपथ पर भारत की सामरिक क्षमता देखी। इस बार अग्नि 5, ICBM और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने सबका ध्यान खींचा। वायुसेना का फ्लाई पास्ट, ब्रह्मोस मिसाइल और INS विक्रमादित्य विमान वाहन पोतक ने भी धरती, जल और आकाश में भारत की क्षमता का एहसास करा दिया। राजपथ पर जैसे ही अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सामने आई, लोगों ने तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। जल्द इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। सबकी खास नजर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर भी थी। इसके जरिए समुद्री और सीमा क्षेत्र में निगरानी रखी जा सकती है। DRDO ने नौसैनिक सोनार और बख्तरबंद एम्फीबियस डोजर का भी प्रदर्शन किया, जो जल और थल दोनों में चलने में सक्षम है। इससे पहले सेना के सबसे आधुनिक युद्धक टैंक अर्जुन और ब्रह्मोस मिसाइल को भी दिखाया गया। 290 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल समुद्र, हवा और जमीन से दागी जा सकती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाक और 15 मीटर से 75 मीटर तक सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम को भी दिखाया गया, जो 70 टन का भार सह सकता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस आर्म्ड एम्बुलेंस ट्रैक्ड व्हीकल के साथ ही यहाँ CBRN व्हीकल का भी प्रदर्शन किया गया। ये वाहन रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हथियारों की खोज करता है। बहुआयामी संचार वाहन प्रणाली मिंट को भी यहाँ शामिल किया गया, जो 10 किलोमीटर के दायरे की हर गतिविधि को पकड़ सकता है। इसके अलावा रेडियो ट्रंक प्रणाली मार्क को भी दिखाया गया, जो युद्ध के समय साफ आवाज और डाटा देता है। समारोह में नौसेना ने INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत की झांकी पेश की। इस साल के आखिर तक नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा। समारोह के आखिर में वायुसेना का फ्लाई पास्ट हुआ। सबसे पहले 3 Mi-35 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। इसके बाद पहली बार समारोह में शामिल कार्गो 3 सुपर हरक्यूलिस, एक C-130J सुपर हरक्यूलिस ने सेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके बाद आसमान में दिखे IL-78, AN-32 और डोनियर विमान, जो लड़ाकू और परिवहन दोनों तरह की भूमिका निभाने में सक्षम हैं। और फिर बारी आई युद्धक विमानों की। 5 जगुआर और 5 MiG-29 विमानों की, जो 700 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार के साथ राजपथ के आसमान से गुजरे। और फिर 3 सुखोई Su-30 ने राजपथ के ऊपर त्रिशूल बनाया और आसमान में शानदार कलाबाजियां दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजपथ पर सैन्य क्षमता के एहसास के साथ विविधताओं वाले देश भारत की बहुमूल्य संस्कृति का भव्य नजारा भी देखने को मिला। झांकियों के जरिए राजपथ पर पूरे भारत की झलक दिख गई। इस बार अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 19 झांकियां शामिल हुई। आन बान शान से रंगे गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता से राजपथ रंग गया। अलग अलग राज्यों की झांकियों ने वहां मौजूद लोगों और टेलीविजन के जरिए देख रहे करोड़ों दर्शकों को बांधे रखा। शुरुआत पश्चिम बंगाल की झांकी से हुई, जो स्वामी विवेकानंद को समर्पित थी। इस साल उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने ब्रज की लठमार होली के रंग बिखेरे, तो मेघालय ने फसल कटाई के बाद किए जाने वाले नृत्य वंगाला का प्रदर्शन किया। कर्नाटक ने लकड़ी पर आधारित परंपरागत हस्तशिल्प किन्नाल को दर्शाती झांकी उतारी। जम्मू कश्मीर की झांकी में परंपरा और तकनीक का मेल बता रहा था कि बुनकरों की उंगलियां सिर्फ शॉल नहीं बुनती,
बल्कि ख्वाब बुनती हैं। क्लोनिंग से पैदा हुई पहली पश्मीना बकरी नूरी का रेप्लिका भी इसका हिस्सा थी। परेड में झारखंड की झांकी 5 साल बाद शामिल हुई, जिसमें डोकरा कला का नमूना पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश ने आदिवासी जिले किन्नौर की संस्कृति, तो केरल ने पारंपरिक हाउस बोट को अपनी झांकी में प्रदर्शित किया। छत्तीसगढ़ की झांकी में शैव और विष्णु के मंदिरों के साथ साथ बौद्ध और जैन विहार के माध्यम से सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिक सद्भाव और वास्तुशिल्प की झलक दिखाई दी। वहीं ओडिशा की झांकी भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा पर केंद्रित थी। राजस्थान ने बूंदी की चित्रशाला, त्रिपुरा ने मोक जनजाति का सांगरई उत्सव, बिहार ने सिक्की घास से बनी कलाकृतियों के जरिए अपनी समृद्ध संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराया। दिल्ली की झांकी में देश के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ललित और अभिनय कला की वानगी दिखी। रेल मंत्रालय की झांकी में डबल डेकर ट्रेन थी। तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगों के हौसलों की उड़ान से भविष्य का सपना दिखाया। आखिर में सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी थी, जिसमें गब्बर सिंह, मोगैम्बो, शहंशाह और भुवन जैसे मशहूर फिल्मी चरित्रों के जरिए भारतीय सिनेमा के 100 साल का सफर दिखाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र के 64 साल पूरे होने का जश्न आज सभी राज्यों में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ रंगारंग परेड का भी प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों की हैं, जहां 64वां गणतंत्र दिवस समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया गया, जहां राज्यपाल NN वोहरा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए परेड की सलामी ली। पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत पाकिस्तान रिश्तों में ताजा तनाव के बावजूद दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम पाकिस्तान रेंजर्स को स्वीट्स देते हैं। एक गुडविल जेस्चर है, हम लोगों के रिलेशंस अच्छे रहे, अच्छे से हम यहाँ पे काम करते रहे। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर हुए गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल BL जोशी ने राज्य पुलिस और सेना के जवानों की परेड की सलामी ली। बिहार के पटना में राज्यपाल देवानंद कुंवर ने गांधी मैदान में 64वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर निकाली गई झांकियों में बिहार की कला, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को पेश किया गया। गणतंत्र दिवस पर बिहार वासियों को, देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राज्यपाल MK नारायणन ने परेड की सलामी ली। वहीं असम में गुवाहाटी के खानपारा वेटनरी कॉलेज मैदान में राज्यपाल JP पटनायक ने तिरंगा फहराया। गुजरात में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जनजातीय बहुल डांग जिले के अहवा गांव में मनाया गया। एक गरीब से गरीब इंसान के लिए करे तो ये प्रजासत्ताक पर्व सच्चे अर्थ में
नागरिकों का पर्व बन के रहेगा। कर्नाटक में बेंगलुरु के मार्शल मानेकशॉ परेड मैदान में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद राज्यपाल ने सशस्त्र सुरक्षा बलों, पुलिस के बटालियनों, एनसीसी और सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं के दल की सलामी दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मुख्य समारोह मरीना तट पर हुआ, जहां राज्यपाल के रोसैया और मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने राज्य की संस्कृति की झलक पेश की। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 64वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में विशेष आयोजन रखा गया, जिसमें भूटान नरेश, उनकी पत्नी भी बतौर मेहमान शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम गणमान्य लोग शरीक हुए। वहीं साहित्य, कला, विज्ञान, खेल और समाज सेवा जैसे तमाम क्षेत्रों में मिसाल कायम करने वाली 108 नामचीन हस्तियों को इस साल पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनमें 4 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 80 पद्म पुरस्कार हैं। इस बार की सूची में 24 महिलाएं भी शामिल हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए इस साल 4 लोगों को चुना गया है। इनमें कला क्षेत्र के रघुनाथ महापात्र और एस हैदर रजा, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से प्रोफेसर यशपाल और प्रोफेसर आर नरसिम्हा शामिल हैं। पद्म भूषण के लिए 24 नाम चुने गए हैं। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली मुक्केबाज MC मैरीकॉम को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। कला क्षेत्र से रामानायडू, डग्गू बाती, श्रीराम मूर्ति जानकी, कनक रेले, शर्मिला टैगोर, सरोजा वैद्यनाथन, अब्दुल राशिद खान को चुना गया है। हालांकि श्रीराम मूर्ति जानकी ने ये कहते हुए पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। It's such a great honor for me also, and I hope that in my future I will give my best. I will give my good performance in my future. राजेश खन्ना और जसपाल भट्टी को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जा रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से DRDO के महानिदेशक VK सारस्वत, अशोक सेन और ब्रह्मोस परियोजना के प्रमुख A शिवनाथु पिल्लई शामिल हैं। I would just say that yes, it is a very good, great thing which has happened, and I'm thankful and obliged with the government that they have given my father-in-law such a great. पद्मश्री पुरस्कार फहरिस्त में नाना पाटेकर, श्रीदेवी और रमेश सिप्पी के साथ सूफी गायक भारती बंधु, रंगकर्मी B जयश्री, गायिका सुधा मल्होत्रा के नाम हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से दीपक B पाठक, मनींद्र अग्रवाल, शरद पांडुरंग काले, कृष्णा स्वामी विजय राघवन और जयरमन गौरीशंकर समेत कुल 80 नामचीन हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए किसी को नहीं चुना गया है। इससे पहले 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम हैं ATC अजमेर में, जहां पर महिला बटालियन को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनकी ड्यूटी, इनकी मेहनत और इनकी लगन इनके बुलंद हौसलों की तर्जुमान रही। सेवा
स्वभाव, इंसानियत और तत्परता जिसकी मिसाल है सीआरपीएफ की ये महिला बटालियन। बुलंद हौसले, ऊंची उड़ान, देश की शान। देखिए सीआरपीएफ महिला बटालियन पर हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन यानी सीएसडी कैंटीन के हजारों कर्मचारियों ने आज अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन हड़ताल भी जारी रखी। 55 दिन पुरानी हड़ताल के चलते देश भर की 4500 कैंटीनें बंद पड़ी हैं। वो पीएससी की सिफारिशों को लागू करके वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं। सेना भवन की ये सीएसडी कैंटीन 7 हफ्ते से बंद पड़ी है। वजह कर्मचारियों की हड़ताल। इसी हड़ताल के बीच उन्होंने गणतंत्र दिवस भी मनाया। देश के 64 सीएसडी डिपो और 4500 कैंटीनों में करीब 20,000 लोग काम करते हैं। पीएससी और संसद की कई अन्य समितियां इनके हक में सिफारिशें भी कर चुकी हैं, मगर उन पर अमल नहीं हुआ। सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए, गणतंत्र दिवस होने के बावजूद भी हम लोग जो है यहाँ पर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पीएससी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू नहीं करती सरकार। ये सीएसडी कैंटीनें सालाना करीब 10,000 करोड़ का कारोबार करने के साथ 500 करोड़ का मुनाफा कमाती हैं। सरकारी उपक्रम होने के बावजूद इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती। सरकार का हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो है इसमें सबसे मेन कारण तो यही है कि जो ये 500-600 करोड़ रुपए का जो घपला है, इससे जो है ये लोग अपने आप को जो है इसको जाहिर नहीं करने देना चाहते। इसीलिए जो है इस चीज को अभी तक ये लागू करने में हिचक रहे हैं। करीब 2 साल पहले सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सीएसडी में अनियमितताओं की बात कही थी। इस पर संसद की लोक लेखा समिति ने तीनों सेना प्रमुखों को तलब किया था। लोक लेखा समिति ने इनके कामकाज को ठीक करने के लिए कई अहम सिफारिशें भी की हैं, जिन्हें लागू करने की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं। देश भर के सीएसडी के कर्मचारियों ने अपना गणतंत्र दिवस कुछ इसी अंदाज में मनाया। पिछले 55 दिनों से वो लगातार हड़ताल पर हैं और सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जयपुर साहित्य सम्मेलन में समाजशास्त्री आशीष नंदी ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें कही, उसे दलितों और पिछड़ों के खिलाफ मान लिया गया। लेकिन बाद में आशीष नंदी ने साफ किया कि उनके कहने का मतलब ये था कि सवर्ण और अमीरों के भ्रष्टाचार तो छिप जाते हैं, लेकिन पिछड़ों और दलितों के भ्रष्टाचार अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। It is a fact that most of the corrupt come from the OBCs and the scheduled caste and now increasingly scheduled tribe. लेखक और समाजशास्त्री आशीष नंदी के इसी बयान के बाद जयपुर साहित्य सम्मेलन में बखेड़ा हो गया और बिना कोई वक्त गंवाए राजनेताओं ने आशीष नंदी के खिलाफ बयानों की झड़ी लगा दी। जो ये बयान दिया है वह सत्य से बिल्कुल परे, तथ्यहीन, गलत, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय व जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। इस तरीके के बयानबाजी देश के लिए खतरा है और जो नहीं बोलना चाहिए। एक को अहित करना एक अलग विषय है, अहित से बढ़कर इस तरीके की जो चीजें हैं वो देश को तोड़ती हैं। This statement really is an abuse and it reflects the extreme prejudice of people against scheduled caste, scheduled tribe and OBC। इस मामले को तूल पकड़ता देख आशीष नंदी जयपुर में मीडिया के सामने आए और अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान दरअसल पिछड़ों और दलितों के पक्ष में है, जिसे उन तबकों के खिलाफ समझा गया है। I do believe that a zero corruption society in India, which I also said, will be a despotic society. I give the example of Singapore. I also said that people like me or Richard Soratji, if we want to be corrupt, I can send his son to Harvard, giving him a fellowship and an allowance fellowship, and he can send my daughter to Oxford. No one will think it to be corruption. It will look like supporting talent. But when Dalits, tribals and OBCs are corrupt, it looks very corrupt indeed. आशीष नंदी की सफाई के बाद इस मसले पर किसी किस्म की बयानबाजी बेमानी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने महाकुंभ का अपना बहिष्कार खत्म कर दिया है। बीती रात वो फिर से प्रयाग लौट आए। समाजवादी पार्टी विधायक अजय कुमार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चिट्ठी लेकर मध्य प्रदेश में शंकराचार्य के आश्रम पहुंचे थे, जिसके बाद वो राजी हुए। अब स्वामी स्वरूपानंद 1 फरवरी को भारी भरकम जुलूस के साथ महाकुंभ के अपने शिविर में जाएंगे। पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में भारतीय कैदी चमेल सिंह की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अफजल अब्बास ने चमेल सिंह की बैरक में रह रहे 14 भारतीय कैदियों के बयान लिए हैं। अखनूर का परगवाल निवासी चमेल सिंह जासूसी के आरोप में 5 साल की सजा काट रहा था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उसकी मौत जेल में बेरहमी से पिटाई की वजह से हुई। हालांकि जेल अधिकारी पिटाई की खबर से इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक 15 जनवरी को चमेल सिंह को छाती में अचानक दर्द उठने के बाद लाहौर के जिन्ना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिस्र में पिछले साल फुटबॉल मैचों के दौरान हुए दंगों के मामले में आज सजा का ऐलान होने के बाद हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। काहिरा की अदालत ने दंगे के 21 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में आरोपियों के परिजन पोर्ट सईद जेल के बाहर जमा हो गए। कुछ देर बाद भीड़ भड़क गई और सुरक्षा बलों से जा भिड़ी। पिछले साल 1 फरवरी को फुटबॉल मैच के दौरान मिस्र की 2 क्लबों के प्रशंसकों में हुई झड़प में 74 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में बाकी बचे 52 आरोपियों की 52 आरोपियों की सजा का ऐलान 9 मार्च को होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक ट्रक और जीप की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त जीप में 14 कपड़ा व्यापारी सवार थे। ये लोग उत्तर प्रदेश से उदयपुर जा रहे थे, जिनकी जीप सुखेर के पास दुर्घटना का शिकार हो गई। असम के धेमाजी जिले में 3 युवकों को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पानबाड़ी चौकी पर नियमित जांच के दौरान इन युवकों को रोकने को कहा गया तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। उनसे विस्फोटकों के 3 पैकेट, फ्यूज तार के 5 पैकेट, 6 फ्यूज और चाकू बरामद किए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी के सभी 179 गर्ल्स स्कूलों में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला सुरक्षा कर्मी तैनात की जाएंगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन स्कूलों में माली का काम भी महिलाओं को ही सौंपा जाएगा। साउथ एमसीडी ने ये फैसला लिया है। एमसीडी के मुताबिक इसके लिए इस वित्त वर्ष में अलग हेड बनाकर 1 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन के यात्रियों को बेहतर खाना मुहैया कराने के लिए देश भर में 250 किचन शुरू करने की योजना बनाई है, जहां हर दिन करीब 6 लाख लोगों का खाना और नाश्ता तैयार होगा। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद ट्रेनों में पेंट्री कार में खाना नहीं बनेगा और इसका इस्तेमाल खाना और नाश्ते को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। पेंट्री कार में केवल चाय, कॉफी और सूप ही तैयार किए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा में ठंड से लोग अब भी बेहाल हैं। तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। अमृतसर में तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लुधियाना में 6 डिग्री और पटियाला में 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। वेनेजुएला की एक जेल में हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हैं। खबरों के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ये घटना लारा राज्य की उरिबाना जेल की है। हिंसा उस समय भड़की जब अधिकारियों ने जेल में गैर कानूनी हथियार होने की सूचना पर तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान कैदी भड़क गए और झड़प शुरू हो गई। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो देश के लोगों की मांग पर परमाणु मिसाइल परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। उसका कहना है कि लोग परमाणु मिसाइल परीक्षण से भी बड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। परमाणु मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिका समेत तमाम देश उत्तर कोरिया की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के नियमों की अनदेखी कर परीक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है। चीन ने उत्तर कोरिया को अनुदान में कटौती की चेतावनी भी दी है। माली में फ्रांस की ओर से सैनिक कार्रवाई का अमेरिका ने समर्थन किया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वो उत्तरी अफ्रीका में आतंकवाद से निपटने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों ने फोन पर बातचीत की और अल्जीरिया, लीबिया और सीरिया समेत कई सुरक्षा मसलों पर बातचीत की। पाकिस्तान में ईद-ए मिलाद-उन-नबी के दिन 59 से ज्यादा शहरों और कस्बों में मोबाइल सेवा प्रभावित रही। इस मौके पर कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार ने फोन सेवाओं को बंद कर रखा था। इसके अलावा कई इलाकों में मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में बाढ़ के बाद 3 मिनी टॉर्नेडो ने कहर बरपा दिया। ब्रिस्बेन से 300 किलोमीटर दूर आए मिनी टॉर्नेडो से 17 लोग घायल हो गए। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। क्वींसलैंड में भारी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। रॉकहैम्पटन से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका है।
आज।